हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉल्यूशन वाला। तो आज हमारी सीरीज़ का सेकंड पार्ट है जिसमें हम सीजीएल के जो 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करके देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सेकंड शिफ्ट का जो दिसंबर में पेपर हुआ था सीजीएल का, उसकी सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है पेपर है उसको सोल्व करते जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल साइकिल इज फॉल्स। कि तो इसमें यहाँ पे किसका जिक्र किया गया है? यहाँ पे जिक्र किया गया है सेल साइकिल का। किस चीज़ का? सेल साइकिल। तो सेल साइकिल होती क्या है? सेल साइकिल जो होती है वो क्या होती है कि जब एक सेल दो सेल्स में या मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होती है तो उस जो डिवाइड होने की प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सेल साइकिल। अब जो ये सेल साइकिल होती है ये दो फेज़ में होती है जनरली। कौन कौन से फेज़ होते हैं इसके? इसका एक तो फेज़ होता है एम फेज़ और एक इसका फेज़ होता है इंटरफेज़। तो जो एम फेज़ होता है ना, इस फेज़ में क्या होता है, जो सेल है वो कंप्लीटली डिवाइड हो चुकी होती है दूसरी सेल के अंदर। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट डिवीजन हो जाता है। और जो इंटरफेज़ होता है, ये जो दो सक्सेसिव एम फेजेस होते हैं उनके जो बीच का फेज़ होता है, उनके जो बिटवीन का फेज़ होता है, उसको हम बोल देते हैं इंटरफेस। ठीक है। और जो इंटरफेस है ये भी फर्दर तीन फेजेस में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, G1, S और G2। ठीक है। जो G1 फेज होता है, इसमें क्या होता है, G1 फेज के अंदर जो सेल होती है ना, जो सेल है ये थोड़ी बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब फिजिकली लार्ज सेल। ठीक है। इसमें ये फिजिकली लार्ज होती है, लेकिन इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता। बट जब हम एस फेज़ की बात करते हैं तो इस फेज़ में क्या हो जाता है, इसमें जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो जाता है। और जो हमारा G2 फेज़ होता है, इस G2 फेज़ के अंदर क्या होता है, इसमें हमारा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है और साथ साथ क्या होता है, माइटोसिस की प्रिपरेशन हो जाती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक सेल साइकिल है। अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस टेक प्लेस इन G2 फेज। तो G2 फेज सही है भाई, ऑप्शन ए। अगर हम ऑप्शन बी देखें, इन G1 फेज द सेल ग्रोज फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनलीज। तो अब G1 फेज में फिजिकली लार्ज होना स्टार्ट होती है भाई, ये भी सही है, ऑप्शन बी भी। अब अगर ऑप्शन सी देखें, इन एस फेज रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस। हाँ भाई, डीएनए रेप्लीकेट होता है, ये भी सही है। अगर हम देखें अब ऑप्शन डी, इन एम फेज द सेल ग्रोज फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनलीज। लेकिन भाई ऐसा तो नहीं होता। एम फेज में क्या होता है, कंप्लीट डिवीजन हो चुका होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये ऑप्शन गलत है। तो चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड 2019 मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल। अब यहाँ पे भाई जिक्र किसका आया है, जिक्र आया है मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स का। ठीक है, मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स। तो भाई जो मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स है इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, ये भी लिख दिया भाई, कौन करता है इसको, IMSC, इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल। ठीक है। तो ये इसको क्यों मनाना स्टार्ट किया था, इसको मनाना इसलिए स्टार्ट किया गया था कि भाई 50th एनिवर्सरी थी किसकी, वर्ल्ड वॉर सेकंड की। वर्ल्ड वॉर सेकंड की 50th एनिवर्सरी पे मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स मनाने स्टार्ट किए थे। अब इसने पूछा 2019 में कहाँ मनाया गया था, तो भाई ये 2019 में मनाया गया था वुहान, चाइना में। ठीक है। और ये कितने, 4 साल में एक बार आता है, 4 ईयर्स में, मतलब 19 में था तो भाई अब ये हमारा कब आएगा, 2023 में। और 2023 में भी अब की बार कहाँ पे होना है, अब की बार ये होना है भाई हमारा रशिया में। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब की बार जो हमारे मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, रशिया के अंदर। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, ए, वुहान, चाइना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लैगेलम। तो भाई हमसे ये पूछा है कि बैक्टीरिया फ्लैगेलम के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई बैक्टीरिया फ्लैगेलम होता क्या है। तो भाई जो बैक्टीरिया फ्लैगेलम है ये क्या होता है, ये प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन्स से मिलके ये बना होता है। ठीक है। अब प्रोटीन से मिलके बना होता है, ये होता क्या है, ये ना बैक्टीरिया
बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है, ये ना मोटर शेप होता है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को जो लिक्विड या एक्वस कंपाउंड्स होते हैं ना उसके अंदर मूवमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, अगर वो समझ आ गया ना तो हम इसको आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखो भाई, ये मान लीजिए हमारा क्या है, मैं इसकी एक वो फिगर बना के दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे ये इसकी शाफ्ट हो जाती है, एक यहाँ पे इसका शाफ्ट होता है, ठीक है। तो भाई जो ये है ना, ये जो इसकी टेल दिख रही है, ये हमारा क्या है, ये बैक्टीरिया फेलेगम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये इसकी टेल है, इसको हम क्या बोल देते हैं, फिलामेंट। ये इसकी फिलामेंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है भाई, ये क्या है इसका, ये है इसका हुक। और जो ये आपको मोटर जैसी चीजें दिख रही है ना, ये मोटर जैसी चीजें इसकी क्या है भाई, ये है इसकी बेसल बॉडी। तो इसमें क्या होता है, ये हुक देखो, जैसे मोटर, ये मोटर होगी, ये टरबाइन होगी, तो क्या होता है, ये जैसे जैसे घूमता है ना बैक्टीरिया के अंदर, तो उसको ये मूवमेंट प्रोवाइड कर देता है ताकि जिससे वो स्विम कर सके या फिर अपना मूवमेंट शो कर सके, किसमें, एक्वस चीज़ों में, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या क्या मिल गया, फिलामेंट मिला, हुक मिला और बेसल बॉडी मिली। तो ये कहाँ पे है भाई, डी ऑप्शन में दिख रहा है, बेसल बॉडी, टेल एंड बेसल बॉडी, टेल एंड फिलामेंट। ये तो हमारा डी ऑप्शन हो गया। ए ऑप्शन क्या है, फिलामेंट, टेल एंड हुक, ये भी नहीं हुआ भाई, ठीक है। ए ऑप्शन देखिए आप, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन हमारा है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ। चलो भाई, अब वाइस प्रेसिडेंट जी की बात आई है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारा, जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है इंडिया के अंदर, वो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट का। नंबर 1 पे किसका है, नंबर 1 पे प्रेसिडेंट का है। और नंबर 2 पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा ऑफिस होल्ड करते हैं इंडिया में, वो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट जी इलेक्ट कैसे होते हैं, तो इसको क्या होता है, बोथ हाउसेज से एक वोटिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इस वोटिंग की प्रोसेस के थ्रू दोनों हाउसेस के जो मेंबर हैं वो वोट करते हैं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी को सिलेक्ट करते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट जी की सिलेक्ट होने की एज कितनी है, तो इनकी है 35 ईयर्स। 35 ईयर से अबव होना चाहिए, ठीक है। अगर अब ये सिलेक्ट हो चुके हैं तो इनको ओथ कौन दिलाता है, इनको ओथ कौन दिलाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जी इनको ओथ दिलाते हैं। तो इनका टेन्योर कितना होता है, तो इनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स का। तो यही हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 ईयर्स। अब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी हैं ये कौन से आर्टिकल के अंडर आ जाते हैं, तो अगर इनका आर्टिकल स्टडी करेंगे तो ये हमारे आ जाते हैं 63 से 71 आर्टिकल के अंडर। अब वाइस प्रेसिडेंट जी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट जी हैं वो क्या होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के। ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, बट ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते। तो ये हो गया जी हमारा वाइस प्रेसिडेंट जी का। तो अब फिलहाल अगर हम देखें तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे जगदीप धनखड़ जी। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 इज। कि भाई CaOCl2 इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सियोक्सीक्लोरेट। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कैल्सियोक्सीक्लोरेट। और ये किसका होता है भाई, ये कंपाउंड का कॉमन नेम है इसका ब्लीचिंग पाउडर का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ब्लीचिंग पाउडर। इसको अगर दूसरी तरह से एसएससी दे दे तो कैसे दे सकता है, इसको वो ये भी लिख सकता है कि भाई कैल्सियोक्सीक्लोरेट, कि भाई कैल्सियोक्सीक्लोरेट इसका दूसरा नाम हो गया। अब अगर ब्लीचिंग पाउडर आया है तो इसके यूजेस क्या क्या हैं भाई। सबसे पहले तो ये किस में यूज़ होता है, ये यूज़ होता है वुड इंडस्ट्री के अंदर, किसके लिए, वुड को ब्लीच करके पेपर बनाने के लिए। दूसरा इसका यूज़ होता है कॉटन और लीलन को ब्लीच करने के लिए, ठीक है, जूट इंडस्ट्री वगैरह के अंदर। तीसरा इसका काम क्या है, क्लोथ्स को ब्लीच करते हैं। चौथा इसका काम क्या है भाई, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट या मेन यूज जो हम लोग करते हैं, ये क्या करता है, ये पानी को क्लीन करता है, ठीक है, क्लींजिंग एजेंट फॉर वाटर, जिससे ड्रिंकिंग वाटर है जो वो बिल्कुल प्योर हो जाता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म डज नॉट बिलोंग टू स्टेट ऑफ गुजरात। अब भाई बात गुजरात की, ठीक है। तो पूछा क्या है कि भाई कौन सा ये डांस है जो गुजरात से बिलोंग नहीं करता। अब हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या है भाई, डांडिया रास। डांडिया रास।
तो भाई डांडिया रास तो गुजरात में मनाया जाता है, सबको पता है। और किस लिए मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है, इसके अंदर फाइट दिखाई गई है किसकी? माँ दुर्गा की और महिषासुर की। तो ये गुजरात का हो गया भाई, ये तो हमारा आंसर नहीं है। बी देखें, बी है गरबा। गरबा भी पता है भाई, गरबा भी गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है, नवरात्रि के टाइम पे। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। सी आया विदेशिया। विदेशिया, तो भाई विदेशिया जो डांस है ना, ये किसके लिए होता है? ये भाई ये कहाँ मनाया जाता है? ये जो विदेशिया है ना, ये कहाँ? बागलखंड में मनाया जाता है भाई, बागलखंड। और बागलखंड क्या हो गया? ये हो गया हमारा भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट। जो भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट है ना, ये वाले मनाते हैं भाई विदेशिया। और विदेशिया का है क्या रीज़न? ये भाई थीम ऑफ लव के ऊपर है, कि जैसे अपने पंजाब में ना हीर रांझा बिछड़ गए, तो ये ऐसे बिछड़न के ऊपर, थीम ऑफ लव के ऊपर जो डांस किया गया, ये विदेशिया डांस है। और ये मेनली मनाया किधर जाता है? इसको हम लेके चलें तो बिहार इसमें कवर हो जाएगा, इसमें यूपी कवर हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसमें कवर हो जाएगा। जो ये भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट है, ये इसके अंदर आ जाएगी। तो चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक ऑप्शन रह गया हमारा, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन वैसे आंसर इसका हो जाएगा सी, क्योंकि ये गुजरात में नहीं मनाया जाता। डी ऑप्शन विंचुडो, ये भी गुजरात का है भाई। विंचुडो भी एक इंपॉर्टेंट फोक डांस है गुजरात का। तो 3 गुजरात के हो गए और सी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोर्नी बुशेस आर फाउंड इन। अब कटीली झाड़ियाँ सबको पता है भाई, जहाँ पे कांटे आगे, कांटे वाली झाड़ियाँ कहाँ होती हैं? डेजर्ट में होती हैं, ठीक है। तो आंसर में डेजर्ट दिख रहा है, हाँ भाई ए, ड्राई डेजर्ट इसका आंसर हो जाएगा, ड्राई डेजर्ट। अब ड्राई डेजर्ट किसको बोल देते हैं? जहाँ पे क्या 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर से 50 या 70 सेंटीमीटर से जो कम रेनफॉल वाले एरियाज होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम ड्राई डेजर्ट बोल देते हैं। और यहाँ पे प्लांट की कौन सी स्पीसीज पाई जाती है जिनको थोर्नी बुशेस बोल देते हैं? तो भाई यहाँ पे पाम के ट्रीज मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कैक्टस मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा जो कैक्टस है, इनका तना मोटा होता है ताकि वो पानी को रिटेन कर सके। और इनके ऊपर कांटे क्यों बने होते हैं? ताकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है, रेनफॉल भी कम है, तो इस वजह से जो लीव्स के अंदर है उससे पानी का ट्रांसपीरेशन ना हो सके, इसलिए इस पे कांटे होते हैं झाड़ियों पे। तो भाई इसका आंसर हमने क्या किया? ए ड्राई डेजर्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द तमिल वर्ड मुवेंद्र मेंशन्ड इन द संगम पोएम मीन्स, ठीक है। तो भाई मुवेंदार का क्या मतलब होता है? देखो, मुवेंदार जो है वर्ड, मुवेंदार, इसका मतलब होता है 3 चीफ्स। 3 चीफ्स। अब 3 चीफ्स कैसे? जब हम तमिल किंगडम या साउथ इंडियन किंगडम पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो 3 मेन इंपॉर्टेंट किंगडम कौन कौन सी हैं? चेरा, चोला और पांड्या, ठीक है। तो इन तीनों को रिप्रेजेंट करते हुए संगम पोएम्स में क्या दिया हुआ है? मुवेंदार। इन तीनों को बोला गया है, ठीक है। ये तीनों कहाँ तक थे भाई? ये हमारे थे 1st to 3rd सेंचुरी एडी में। इनका कहाँ तक फैला हुआ था? ये फैला हुआ था हमारा साउथ इंडिया से कहाँ तक? श्रीलंका तक। और ये सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम्स थी कहाँ की? साउथ इंडिया की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, 3 चीफ्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ टेकन द ओथ एज ए बिहार चीफ मिनिस्टर 8th टाइम। तो भाई 8th टाइम बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? 1 एंड ओनली नीतीश कुमार जी हैं हमारे, ठीक है। तो भाई नीतीश कुमार जी, इसका आंसर हो जाएगा बी, नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार से और कई क्या क्वेश्चन बन सकता है? नीतीश कुमार हमारे यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कब? जब हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ये पूछ सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे कौन से बिहार के सीएम है जो यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं? तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नीतीश कुमार। अब बिहार का जिक्र आया है तो बिहार के बारे में हमें और इम्पोर्टेंट बातें पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। जैसे कि बिहार के गवर्नर, ठीक है, बिहार की लोकसभा की सीटें, बिहार की राज्यसभा की सीटें, ठीक है। और क्या बिहार का जो वो है स्टेट एनिमल, ठीक है। और बिहार का क्या स्टेट बर्ड हमें पता होना चाहिए। और एक नेशनल पार्क कर लेते हैं, क्योंकि नेशनल पार्क भी कभी कभी सीजीएल में पूछा जाता है। तो एक बिहार का नेशनल पार्क। तो देखते हैं बिहार के गवर्नर कौन है। बिहार के गवर्नर है हमारे राजेंद्र विश्वनंदा, राजेंद्र विश्वनंदा, ठीक है। अब लोकसभा की सीटें अगर पूछें तो लोकसभा की सीटें हैं भाई 40, राज्यसभा की सीटें हैं 16, और यहाँ का जो स्टेट एनिमल है, ठीक है, वो हो जाता है गौर। और जो बर्ड है वो हम क्या लेके, वो होता है भाई हाउस स्पैरो,
और ठीक है, जो यहाँ का नेशनल पार्क है वो है हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो भाई ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, सीजीएल इसको कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हुआ, बी नीतीश कुमार जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द गिवन सेक्टर इज लार्जली ड्रिवन बाय द कंसिडरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, कि भाई जो क्या है सामाजिक कल्याण के विचार से प्रेरित कौन सा है। तो अगर हम ऑप्शन देखें इसका, ए में गिवन है प्राइवेट, नहीं भाई प्राइवेट तो सामाजिक कल्याण के लिए हो नहीं सकता। सेकंड फॉरेन भी नहीं हो सकता। सी कोऑपरेटिव सहकारी भी नहीं। तो डी पब्लिक सेक्टर, हाँ भाई पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का 51% हिस्सा होता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और पब्लिक सेक्टर किस लिए काम करता है, वेलफेयर करता है, सोशल वेलफेयर के उसमें काम करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पब्लिक वेल्फेयर, पब्लिक इसका आंसर आ जाएगा हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन कुशल कर्मी वाज लॉन्च टू अपग्रेड द स्किल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ। तो भाई ये जो कुछ मिशन कुशल कर्मी है, इससे क्या हुआ था, इसके अंदर ये था कि भाई जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं ना, उनकी जो स्किल सेट है उसको डेवलप करना होता है। और ये किस स्टेट ने किया था, तो भाई ये जो था ये था दिल्ली, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने रन किया था। और ये कब स्टार्ट किया गया था भाई, ये स्टार्ट किया गया था 6 जुलाई 2022। और टारगेट था कि भाई जो 2 लाख जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और उनके स्किल सेट को डेवलप किया जाए। अब दिल्ली का बात आया है तो दिल्ली के हमें क्या पता होना चाहिए, सीएम पता होना चाहिए। दिल्ली के सीएम कौन है भाई, दिल्ली के सीएम है हमारे अरविंद केजरीवाल जी। अब दिल्ली में गवर्नर तो होता नहीं, तो दिल्ली में कौन होता है भाई, जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनके अंदर होता है हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है हमारे, वो हैं भाई विनय कुमार सक्सेना जी। ठीक है, तो भाई दिल्ली की लोकसभा सीटें, ठीक है, और राज्यसभा सीटें ये भी पता होनी चाहिए। तो भाई दिल्ली की लोकसभा सीटें कितनी हैं, 7, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 3। तो चलो भाई ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर है सी दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट एडिशन ऑफ द यूथ ओलंपिक गेम्स वाज हेल्ड एट, कि भाई जो पहले यूथ ओलंपिक गेम हैं वो कहाँ पे हुए हैं। ठीक है, तो भाई अब हमें पहले यूथ ओलंपिक का पता होना चाहिए कि भाई पहले यूथ ओलंपिक चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है, तो भाई जो यूथ ओलंपिक है, जो ये यूथ ओलंपिक हो गया, तो यूथ ओलंपिक हो गया तो इसकी एज लिमिट होगी, एज लिमिट इसकी कितनी हो जाएगी, 15 to 18, क्योंकि यूथ ओलंपिक है। तो इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है, इसको ऑर्गेनाइज कराता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो भाई ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये भाई जो था फर्स्ट एडिशन इसका कब स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट इसका एडिशन स्टार्ट हुआ था अगस्त, ठीक है, कब इसका हुआ था, अगस्त में हुआ था, अगस्त 2010 में। और ये कहाँ से स्टार्ट हुए थे, ये स्टार्ट हुए थे भाई सिंगापुर से। लेकिन एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है हमें, जो ये है ना, ये समर वाले ओलंपिक गेम्स हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन घुमा दे कि यूथ ओलंपिक विंटर में कब हुए थे, ठीक है, तो भाई विंटर में ये हुए थे हमारे, ये विंटर में हुए थे हमारे इसेनबर्ग्स में, जनवरी 2012 में हुए थे भाई। और ये कहाँ पे हुए थे, ये इंसबर्ग में हुए थे, जो हमारा ए क्वेश्चन ए है ऑप्शन इंसबर्ग। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर आएगा हमारा सिंगापुर। लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि भाई जो ये समर का और विंटर का पूछ ले, विंटर में कब हुए थे, तो हमारे कब हो जाएंगे, ये जनवरी 2012 इंसबर्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। तो भाई इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला है मकर संक्रांति। तो भाई जो मकर संक्रांति है ये सबको पता है भाई जनवरी में मनाया जाता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो बी हमारा आंसर क्या है भाई, इसका ओणम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओणम। तो भाई ओणम के बारे में आया है, तो ओणम कहाँ का फेस्टिवल है, ओणम फेस्टिवल है केरला का। केरला, इसको कौन मनाते हैं भाई, मलयाली स्पीकिंग पीपल होते हैं जो केरला के वो बनाते हैं ओणम को। और ओणम मनाया क्यों जाता है, ये मनाया जाता है भी एनुअल हार्वेस्ट के ऊपर। ठीक है, जब उनकी साल की आखिरी में फसल कटती है तो उसकी खुशी में क्या मनाया जाता है, ओणम। ऑप्शन सी देखें, बीकानेर फेस्टिवल। बीकानेर फेस्टिवल जो है ये भी जनवरी में मनाया जाता है। तो भाई इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ओणम। तो चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1791 एट।
तो जो ये हिंदू कॉलेज है जो 1971 में बना था, ये कहाँ पे बना था? तो भाई हिंदू कॉलेज जो है ना, हिंदू कॉलेज दो आ जाते हैं। तो जो पहला हिंदू कॉलेज जिसका इसने जिक्र किया है, जो 1791 में बना था, तो ये कहाँ बना था भाई? तो जो ये हमारा हिंदू कॉलेज है, ये बना था बनारस में। ये बना था बनारस में, ठीक है। लेकिन क्या है भाई, एक और हिंदू कॉलेज है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उस हिंदू कॉलेज को प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और ये वाला जो बना था भाई, ये बना था 1817 में। और ये कहाँ बना था? ये हमारा बना था कलकत्ता में, ठीक है। तो भाई अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए 1817 वाला तो आप कलकत्ता करोगे, और 1791 वाला पूछा जाए तो आप करेंगे बनारस। तो चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है श्यामजी कृष्ण वर्मा एस्टेब्लिश्ड इंडियन हाउस एट डैश इन 1905। तो भाई श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम आया है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये कौन थे? ये भाई बहुत बड़े हमारे जो थे फ्रीडम फाइटर थे, साथ साथ ये लॉयर भी थे और ये जर्नलिस्ट भी थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इंडिया हाउस था क्या? जो इंडिया हाउस था ये था बॉयज हॉस्टल या स्टूडेंट हॉस्टल हम इसको बोल सकते हैं। स्टूडेंट हॉस्टल था ये, और ये कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था? 1905 में ये एस्टेब्लिश किया गया था लंदन में, ठीक है भाई। और अगर ये और पूछा जाए कि जो स्वामी कृष्ण वर्मा थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, इन्होंने और क्या क्या एस्टेब्लिश किया था 1905 में? दो चीजें और एस्टेब्लिश की थी। वो क्या क्या था इन्होंने? सबसे पहले तो इन्होंने की थी होम रूल सोसाइटी, होम रूल सोसाइटी का गठन किया था। और दूसरा इन्होंने क्या किया था? इंडियन सोशलिस्ट। ये क्या था? ये एक जनरल था। तो भाई कुछ भी पूछ सकता है, होम रूल सोसाइटी भी पूछ सकता है, ठीक है, इंडियन सोशलिस्ट भी पूछ सकता है, और आपसे इंडिया हाउस तो पूछ लिया। और इन सब की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1905 में की थी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लंदन। तो चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर फ्रीली स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, ठीक है। तो क्या ये क्या बता रहे हैं भाई? फ्रीली जो स्विम कर सके, ठीक है, और जो समुद्र के या नदी के बॉटम में रहते हो। तो भाई हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले आ गया फंगी, और फंगी तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि फंगी स्विम नहीं करती। तो दूसरा ऑप्शन हुआ इसका जूप्लैंक्टन, ठीक है। तो ये जूप्लैंक्टन है ना भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, जूप प्लैंकटन, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये फ्रेश मरीन वाटर में रहते हैं, मरीन वाटर एनिमल्स होते हैं भाई, ठीक है। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? इसके एग्जांपल हो जाएंगे भाई स्क्विड हो जाएगा या जेलीफिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं भाई जो प्लैंकटन। और ये वर्ड कहाँ से आया है? ये वर्ड जो हमारा ये ग्रीक से लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रीली मूविंग, ठीक है, जो फ्रीली घूमते रहते हैं इधर से उधर, ठीक है। तो भाई अब तीसरा देखो, जेलीफिशेस, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है? उसने ये पूछा है कि भाई आप सारे ऑर्गेनिज्म बताओ। तो हम इसलिए जूप्लैंक्टन लेके चलेंगे, ना कि जेलीफिश पे क्लिक करें, क्योंकि जेलीफिश तो उसका टाइप हो गया, ठीक है। तो भाई इसका आंसर क्या लेके चलेंगे हम? इसका आंसर हो जाएगा सी, जेलीफिश, ठीक है। उसने टाइप ही पूछा, आइडेंटिफाई एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और डी क्वेश्चन क्या, डी ऑप्शन क्या दिया है इसने? डी ऑप्शन इसने दिया हुआ है फाइटोलैंक्टन। जो फाइटोलैंक्टन होते हैं भाई ये प्लांट्स होते हैं जो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं। तो हमसे पूछा किसका गया? ऑर्गेनिज्म पूछा गया, तो प्लांट्स को हम उसमें कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हम क्या कर देंगे? सी, जेलीफिश, ठीक है भाई। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं भाई हम, अब ये तो 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन हो गया, तो एक बार 5 ईयर प्लान को हम देख लेते हैं लाइन वाइज किस किस चीज में थे, और फिर हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो यहाँ पे कौन कौन सा दिया हुआ है? थर्ड दिया हुआ है, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। तो भाई हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो फर्स्ट हमारा 5 ईयर प्लान था वो किसके ऊपर बेस्ड था? एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। सेकंड था वो किसके ऊपर था? इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। थर्ड किसके ऊपर था? ये भी एग्रीकल्चर पे था, और प्रोडक्शन ऑफ वीट या फिर एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं इसको। और चौथा हमारा किसके ऊपर था? फैमिली प्लानिंग के ऊपर। तो ऑप्शन देखते हैं भाई। तो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है 5 में एनुबिस मॉडल, ये भी गलत हो गया भाई,
ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, हाँ भाई डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका सही आंसर इसका। और अगर फोर्थ ईयर पूछ ले कब से कब तक था, तो ये हमारा था भाई 1969 से कहाँ तक, 74 तक। और किसकी गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी भाई उस टाइम पे, ठीक है। और इस टाइम पे और क्या इंपॉर्टेंट हुआ था पांचवें इसके अंदर हुआ था इंडो पाक वार 1971 वाला, और जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था उस टाइम पे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो ये फोर्थ फैमिली प्लानिंग जो हमारा था ये प्रोग्राम आया था। तो चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल करीम खान वाज द एक्सपोनेंट ऑफ विच स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है। अब नाम किसका आया भाई, अब्दुल करीम खान का। तो जो अब्दुल करीम खान थे ये किससे बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे ए ऑप्शन किससे, कैराना घराना। तो ये कैराना घराना किस पे क्या है भाई, ये किस पे, ख्याल म्यूजिक पे होता है भाई, ये ख्याल म्यूजिक इसका ये घराना है, ठीक है। तो जो कैराना ये कहाँ पड़ता है, और ये शामली में पड़ता है, शामली उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब अगर बाकी देखें तो भाई जो ये जयपुर घराना है, जयपुर, तो भाई जयपुर कोई घराना नहीं है इस ख्याल म्यूजिक में, दिल्ली घराना है। और जो दिल्ली घराना है वो किसने स्टार्ट किया था भाई, वो स्टार्ट किया था मनन खान ने, ठीक है भाई, उस्ताद मनन खान ने। और अगर पूछे ग्वालियर घराना, ग्वालियर, तो ये किसने स्टार्ट किया था भाई, ये स्टार्ट किया था उस्ताद नत्थू खान, ये उस्ताद नत्थू खान ने किया था भाई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और इसका आंसर क्या हो गया, ए कैराना घराना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। भाई किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो थी ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 स्टार्ट किया था। तो भाई ये स्टार्ट किया था किसने, सी राजस्थान, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था भाई। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, इस जो योजना था इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई 100 घंटे काम मिलना चाहिए, 100 आवर्स ऑफ वर्क, किसको, जो शहरों में लोग बच्चे हुए बेरोजगार लोग हैं उनको 100 घंटे काम देना है। और इसका मेन फोकस क्या था, जो इस मेन किया गया था, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे ना, माइग्रेंट वर्कर, वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए गए थे, ठीक है भाई। और इसकी एज लिमिट क्या थी, इसकी एज लिमिट थी 18 to 60, मतलब 18 to 60 ईयर्स के जो लोग थे वो सब इसमें इंक्लूड हो गए थे। और माइग्रेंट वर्कर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। तो इसका आंसर है हमारा सी राजस्थान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट क्वालिटी कोल। तो भाई सबसे बढ़िया क्वालिटी का उत्तम गुणवत्ता का कोयला कौन सा है, तो हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, एंथ्रासाइट। तो भाई इसका आंसर एंथ्रासाइट ही हो जाएगा, क्योंकि एंथ्रासाइट के अंदर 86% कार्बन पाया जाता है। जिसमें जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा वो उतना ज्यादा क्वालिटी वाइज अच्छा होगा। तो एंथ्रासाइट इसका आंसर हो जाएगा। अगर भी पीट को देखें तो पीट किससे बनता है भाई, जो प्लांट्स होते हैं वो डीके होने लग जाते हैं तो स्वैम्प्स के अंदर, ठीक है, स्वैम्प्स के अंदर जो प्लांट डीके होते हैं उससे पीट बनता है, ठीक है। जो लिग्नाइट है ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है भाई। और जो बिटुमिनस है इसको हम कमर्शियल यूज में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके ऑप्शंस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रबी क्रॉप्स ओनली, ठीक है, कि भाई इसमें से रबी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो भाई दिया क्या क्या हुआ है हमारे पास ऑप्शन में, वीट एंड जवार, बार्ले एंड ग्राम, मेज एंड पीस, पैटी एंड कॉटन। तो भाई इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बार्ले एंड ग्राम। तो भाई बार्ले और ग्राम इसका आंसर कैसे होगा, कि भाई जो रबी क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं, ठीक है, रबी क्रॉप्स विंटर में लगाई जाती हैं, ठीक है भाई, विंटर में ये लगाई जाती हैं, ठीक है। और इसको काटा कब जाता है, स्प्रिंग सीजन में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। तो विंटर में हम लेके चले तो अक्टूबर से दिसंबर तक ये लगाई जाती हैं और अप्रैल से जून में इनको काट लिया जाता है। और एग्जाम्पल में इसमें क्या आ जाता है, वीट आ जाता है, बार्ले आ जाता है, ग्राम आ जाता है, ठीक है भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड ज्योतिबा फुले राइट गुलामगिरी इन 1873,
कि भाई ज्योतिबा फुले जी ने जो गुलामगिरी लिखा था वो कब लिखा था, 1873 में, और कौन सी लैंग्वेज में लिखा था ये पूछ रखा है। तो भाई कौन सी लैंग्वेज में लिखा था, ज्योतिबा फुले जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से, तो कौन सी लैंग्वेज में लिखा था इन्होंने, सी मराठी। ठीक है, तो भाई अब ज्योतिबा फुले जी का नाम आया तो इनसे रिलेटेड क्या क्या है, ज्योतिबा फुले जी और इनकी वाइफ, ठीक है, इनकी वाइफ का नाम क्या है, सावित्री फुले जी, सावित्री फुले। तो जो हमारी सावित्री फुले जी हैं, ये इन्होंने और ज्योतिबा फुले जी ने मिलके जो गर्ल्स एजुकेशन है उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया था। और इन्होंने एक कॉलेज भी खोला था, कहाँ पे खोला था भाई, पुणे के अंदर। और पुणे के अंदर कॉलेज खोला था सिर्फ गर्ल्स ओनली, गर्ल्स ओनली कॉलेज। ठीक है भाई, ये कहाँ खुला था, पुणे में। अब इन्होंने एक और स्टार्ट, ज्योतिबा फुले जी ने एक और चीज स्टार्ट की था, वो क्या था भाई, सत्यशोधक, सत्यशोधक समाज। ठीक है भाई, इन्होंने सत्यशोधक समाज भी स्टार्ट किया था। और जो ये सत्यशोधक समाज था ये कब स्टार्ट किया था, ये इन्होंने स्टार्ट किया था 1813 के अंदर। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी मराठी। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर। तो भाई जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कब ऐड की गई थी, तो भाई जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये हमें पता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग से पार्ट नहीं थी। ये कब ऐड की गई थी, ये जब 42th अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था, कब हुआ था, ये 1976 में हुआ था। और किसकी गवर्नमेंट थी उस टाइम, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी की थी उस टाइम पे गवर्नमेंट जब इसको ऐड किया गया। तो इसका आंसर तो डायरेक्टली आ गया हमारा, इंदिरा गांधी जी। अब फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कहाँ पे हुई, तो ये चैप्टर 4 में ऐड हुई थी। और आर्टिकल कौन सा था इनका, इनका आर्टिकल था 51A। और कितने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। और किसकी रिकमेंडेशन पे ऐड हुई थी, ये ऐड हुई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ठीक है भाई, तो अब इनको ऐड किया गया, तो इनको लिया कहां से गया, तो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया था भाई यूएसएसआर से। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जिनका हमें ध्यान रखना है। तो चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। हाँ तो भाई एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, तो एक्सेलरेशन क्या हमें पता होता है भाई, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि भाई कितनी एक्सेलरेशन से कितनी टाइम में वो जो एक चीज है वो अपनी स्पीड को बढ़ा रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन बोल देते हैं। और एक्सेलरेशन यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल डांसर्स वाज रिवॉर्डेड विद द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2003। तो भाई 2003 में पद्म विभूषण किसको मिला था, तो भाई ये हमारा जो मिला था, ये मिला था ऑप्शन ए को, किसको, सोनल मानसिंह को, सोनल मानसिंह। ठीक है भाई, और सोनल मानसिंह जो थी ये सबसे पहली जो थी हमारी, जो थी सबसे पहली क्लासिकल डांसर थी जिनको मिला था। और यही यंगेस्ट डांसर है जिनको क्या मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है। और इनको पद्म भूषण कब मिला था भाई, इनको पद्म भूषण मिला था 1992 में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई 1992 में सबसे पहला यंगेस्ट पद्म भूषण किसको मिला था, तो उसका आंसर भी हमारा हो जाएगा सोनल मानसिंह। सो थैंक यू फ्रेंड, आज का हमारा ये जो था पेपर वो ख़त्म होता है। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आगे ये सीरीज़ भी कंटिन्यू रहेगी। कल आपके सामने पार्ट 3 एक नए पेपर के साथ मिलते हैं। सो हैव ए नाइस डे फ्रेंड।